नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। हम लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 7 राज्य की प्रकृति और कार्य, उदारवाद, आदर्शवाद और मार्क्सवादी सिद्धांत। इस क्रम में आज हम सबसे पहले उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। उदारवाद के सिद्धांत, उदारवाद के कार्य और उदारवाद की आलोचना। राजनीति विज्ञान में राज्य पर किसी एक परिप्रेक्ष्य में नहीं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों में विचार किया गया है। राज्य पर विभिन्न विचारकों के द्वारा अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख उदारवाद, आदर्शवाद और मार्क्सवाद सिद्धांत रहे हैं। राज्य की प्रकृति, राज्य के उद्देश्य, कार्यों के संबंध में जो ये विचारधाराएं हैं, इनमें सबसे पहली विचारधारा आती है उदारवाद। उदारवादी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद न ही किसी व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और न ही ये विचारधारा किसी एक युग के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में अगर देखा जाए तो उदारवाद कोई एक दर्शन नहीं है, बल्कि अनेक विचारों का सम्मिश्रण है। यह एक जीवन दृष्टि है, जीवन क्रम है और मस्तिष्क की वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अनेक आदर्श, संस्थाएं, मान्यताएं हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जटिल कार्य होता है कि उदारवाद की व्याख्या किस प्रकार से की जाए। अलग अलग लोग उदारवाद के संबंध में अपने वक्तव्य देते हैं। कुछ लोग उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं, जिसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की आत्मा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। हालांकि अगर हम कहें कि उदारवाद पूर्ण लोकतंत्र है या पूर्ण व्यक्तिवाद है, तो यह कहना गलत होगा। उदारवाद जो है वो परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है और व्यक्तिवाद, लोकतंत्र दोनों ही इसमें शामिल हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि उदारवाद लोकतंत्र एवं व्यक्तिवाद का मिश्रण है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवाद उन विचारधाराओं का जो समूह है जो इस बात पर बल देते हैं कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र जो है वो व्यक्ति होता है। राज्य, समाज और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र होते हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण जो है वो हमेशा व्यक्ति को केंद्र में मानकर किया जाना चाहिए। उदारवाद जो है उसे एक विशाल नदी की भांति माना गया है, जिसमें बहुत छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं और उनसे प्रवाह क्रम में बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं भी निकलती हैं। उदारवाद के मूल सिद्धांत इस प्रकार से बताए गए हैं। पहला है मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। यूरोप के विभिन्न राष्ट्र जो हैं वो मध्य युग के अंतर्गत ईसाइयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ा हुआ था और ये माना जाता था कि जो कुछ चर्च के अधिकारी कह देते हैं वही प्रामाणिक है। लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में जब नवजागरण का युग आया तो उदारवादी जो दार्शनिक थे उन्होंने शास्त्रों के अंधानुकरण पर बल देने की बजाय स्वयं के विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया और यहीं से ये बात शुरू हुई कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को
बल दिया। दूसरा आता है इतिहास व परंपराओं का विरोध। उदारवाद जब मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार संस्था को मानने के लिए तैयार नहीं होता है जो कि बुद्धि संगत न हो, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों न हो, चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों न माना जाता रहा हो। उदारवाद का विश्वास रहा है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास व परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो विद्रोह किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवाद जो है वो इतिहास व परंपराओं का विरोधी रहा है। अगला है मानव स्वतंत्रता में विश्वास। उदारवादी विचारधारा जो है वो मनुष्य को जन्म से ही स्वतंत्र मानती है और ये मानती है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण न हो और ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव मानव जीवन पर किसी भी निरंकुश सत्ता का विरोध किया है और माना है कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगला आता है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। उदारवादियों का मूल आधार जो है वो व्यक्ति है और व्यक्ति को साध्य मानकर ही ये आगे अपने विचार बढ़ाते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक कल्याण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह कल्याण राज्य और समाज के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए उदारवाद ने राज्य और समाज को साधन के रूप में माना है और साध्य जो है वो व्यक्ति को माना है। अगला आता है राज्य और समाज कृत्रिम संगठन। उदारवादी समाज उदारवादी जो हैं वो राज्य और समाज को प्राकृतिक नहीं वरन कृत्रिम मानते हैं। उनका कहना है कि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। व्यक्ति तो अपने आप में पूर्ण है, समाज और राज्य का संगठन उनके द्वारा अपनी निश्चित योजना के अनुसार किया गया है और इस नाते व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे समाज और राज्य के संगठन में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकें। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है। इसके अनुसार राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादी व्यक्ति के कुछ जन्मजात और अनुल्लंघनीय अधिकार मानते हैं जिन्हें कि प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। उदारवादियों का कहना है कि अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गई है, अपितु ये इन संस्थाओं के अस्तित्व के पहले से विद्यमान रहे हैं और समाज व राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। जैसे कि लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो था प्रस्तुत किया गया, बहुत प्रसिद्ध हुआ। लॉक के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिनकी रक्षा के लिए राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। उदारवाद लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थक है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इस विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य समान स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। किसी को भी दूसरे पर उसकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता। उदारवादी इस बात पर भी बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो। किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथ में होने पर शासन जो है वो स्वेच्छाचारी हो जाता है और व्यक्ति के अधिकारों का पतन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता और विश्व शांति
के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को शांतिपूर्ण तरीके से प्रगति करनी चाहिए और अन्य राष्ट्रों को भी वैसी प्रगति करने में मदद करनी चाहिए। उदारवाद जो है वो राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना का त्याग करने की बात करता है और राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार करने पर भी बल देता है। नेक्स्ट और अंतिम है शासन की स्वेच्छाचारिता का विरोध। उदारवाद जो है वो स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है, स्वेच्छाचारी व्यवस्था का समर्थन करता है। वो ये मानता है कि शासन में व्यक्ति को नहीं बल्कि कानून को प्रधानता दी जानी चाहिए। शासक वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए बाध्य होना चाहिए जितनी बाध्यता एक सामान्य व्यक्ति की होती है। यदि कोई शासक मनमानी करता है तो और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा उस अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार भी होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद के द्वारा मनुष्य के विवेक में आस्था, इतिहास परंपराओं का विरोध, मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास, व्यक्ति को साध्य, समाज को साधन मानना, राज्य और समाज को कृत्रिम संगठन के रूप में देखना, धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करना, लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करना, अंतर्राष्ट्रीयता, विश्व शांति में विश्वास, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास और शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध इस प्रकार से मूल सिद्धांतों पर आधारित रहा है। उदारवाद राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद के दो रूप उभरकर सामने आते हैं, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद जो है वो जहां नागरिक, वित्तीय, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है और बहुत कुछ सीमा तक व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन कहा जा सकता है। आधुनिक जो उदारवाद है इसमें निर्धन, साधनहीन और अशिक्षित जनता के हित जो हैं वो स्वयं रक्षित नहीं हो पाते। धनी लोग जो हैं वो उनका शोषण करते हैं। इस जनता के हित के लिए सभी संभव कार्यों को राज्य के नियंत्रण में करने पर बल देते हैं। आधुनिक जो उदारवादी हैं वो राज्य के द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, मद्य निषेध, बच्चों, स्त्रियों के श्रम के लिए अधिक से अधिक नियम, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आदि का समर्थन करते हैं। यानी परंपरागत उदारवाद जहां पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है वहां आधुनिक उदारवाद स्वतंत्रता के साथ साथ सरकारी नियंत्रण की बात भी करता है। उदारवादी जो सिद्धांत रहा, दर्शन रहा, उसकी कतिपय आधारों पर आलोचना भी की जाती है। आलोचना के बिंदुओं में निम्न हम देख सकते हैं। पहला है इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व नहीं। एडमंड बर्ग के अनुसार उदारवाद की पहली जो त्रुटि रही है वो है कि इसके द्वारा इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। परंपराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव निहित होता है और अतीत से संबंध तोड़ लेना कभी भी उचित कदम नहीं कहा जा सकता। और आज के समय में बहुत कुछ सीमा तक भूतकालीन परिस्थितियां जो हैं उनका प्रभाव देखा जा सकता है। तो इतिहास और परंपराओं की पूर्ण उपेक्षा करना संभव नहीं है। दूसरी जो आलोचना की जाती है, मानवीय बुद्धि पर अधिक बल उचित नहीं, जिसमें कहा गया है मानवीय विवेक में आस्था, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया मनुष्य की बुद्धि को। यह भी अनुचित है क्योंकि मानवीय घटना चक्र के निर्धारण में बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के तत्व भी होते हैं जिनकी उदारवाद ने पूर्ण उपेक्षा की है। नेक्स्ट आता है पूर्ण स्वतंत्रता से अराजकता में वृद्धि। अगर उदारवाद जैसा कि हमने देखा पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है, पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो अंततः अराजकता की स्थिति में तब्दील हो जाता है। समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक होता है।
नेक्स्ट है पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण। मार्क्सवादी जो हैं वो उदारवाद की आलोचना इस रूप में करते हैं क्योंकि वे उदारवाद को पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषक मानते हैं, पूंजीपति का सहायक दर्शन मानते हैं। इसलिए वो ये मानते हैं कि चूंकि ये दर्शन पूंजीपति वर्ग को प्रोत्साहित करता है, इसलिए उदारवाद जो है वो वर्तमान संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदारवाद की तमाम बिंदुओं के आधार पर आलोचना की गई, लेकिन हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में उदारवादी दर्शन जो था वो बहुत अधिक सफल रहा। इस दर्शन ने राष्ट्रों के इतिहास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। इसी के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रगति की। मुक्त व्यापार पर बल दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आए और एक विश्व बाजार का निर्माण हो सका। धर्म और राजनीति को पृथक करने में, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को प्रशस्त करने में योगदान दिया, जो कि आज के समय का बहुत ही बड़ा प्रतीक कहा जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र का समर्थन किया। तो हम कह सकते हैं कि उदारवाद जो है वो लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आर्थिक विकास का दर्शन कहा जा सकता है और इसलिए पूर्ण रूप से इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता।